उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान लापरवाही करना व्यक्ति को भारी पड़ गया। गंगा में पानी का तेज बहाव होने के चलते एक शख्स पानी में बह गया। अपनी जान बचाने के लिए पुल के नीचे लगी जंजीरों को पकड़कर लटक गया। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सतनाम साक्षी घाट की है। व्यक्ति के पुल के नीचे लटके होने की सूचना मिलते ही जल पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और लाइफ जैकेट से उसका रेस्क्यू किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा में बहे यात्री को प्रेमनगर घाट पर सही सलामत बाहर निकाला। पानी से बाहर आने पर यात्री की जान आई। यात्री ने बताया कि वो हरियाणा से हरिद्वार घूमने आया है। मैंने आपको ये चीज़ गली बताई थी, मैंने कहा ऐसा ही होगा। बागेश्वर में शंभू नदी में बन रही झील का मुहाना रविवार को खोल दिया गया और इस काम में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें पिछले 4 दिन से लगी हुई थी। झील का मुहाना खुलते ही काफी मात्रा में पानी यहां से निकल गए। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के कारण यहां पर जेसीबी और पोकलैंड मशीनें नहीं भेजी जा सकी, जिसके चलते 15 मजदूरों और एसडीआरएफ की टीम द्वारा पूरा काम किया गया। प्रशासन का कहना है कि नदी में बनी झील से अब कोई खतरा नहीं है और जल्द ही पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। आपको बता दें कि शंभू नदी में झील बनने से कुंवारी गांव को खतरा बढ़ गया था और इस मामले को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से उठाया था। बागेश्वर के कपकोट में कुंवारी गांव की शंभू नदी में बन रही झील का समाधान प्रशासन द्वारा निकाला ही गया था कि अब कपकोट में चमोली जैसी आपदा का खतरा भी बना हुआ है। कपकोट में एक हाइड्रो पावर कंपनी की सुरंग लीक होने से पूरा गांव खतरे की जद में आ गया है। कपकोट में उत्तर भारत हाइड्रो पावर की सुरंग के ऊपर भू धसाव और लीकेज की खबरें आने लगी हैं। इससे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार काफी मात्रा में पानी का भी रिसाव हो रहा है। रास्ते के नीचे बड़ी सी सुरंग बन गई है जिससे भू धसाव हो रहा है। इससे खार बगड़ गांव को खतरा पैदा हो गया है। सूचना के बाद प्रशासन और हाइड्रो पावर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अब भू वैज्ञानिकों ने जांच कराने का फैसला भी लिया है। उत्तर भारत हाइड्रो पावर ने उन ग्रामीणों की एक नहीं सुनी, जबकि आज जगह जगह इनकी टनलों की लीकेजेस हैं। हमारे काश्तकारों की चीरावगढ़ परमेटी गासू वाली नहर जो है इनने आज बंद पड़ी। इनकी ब्लास्टिंग की वजह से जगह जगह तहस नहस हो गई, पहाड़ियां हमारी कमजोर हो गई। चमोली के कर्णप्रयाग थराली मार्ग पर बगोली के पास चट्टानी मलबा गिरने से कार दब गई है। ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। सुष्मिता, जिस तरीके से खबर सामने निकल कर आई है कि हाइड्रो पावर की जो टीम है अब मौके पर पहुंच गई है और जिस तरीके से सुरंग लीक होने से खतरा बढ़ रहा है, आगे किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो दहशत में हैं? जी, कपकोट में जो उत्तर भारत हाइड्रो पावर की सुरंग है, ये इससे धसाव और लीकेज की खबर सामने आ रही है, जिससे वहाँ के जो ग्रामीण है वो दहशत में है और लगातार जो इसमें जो टनल है इस पे लगातार जो पानी है उसका रिसाव हो रहा है, जिससे जो इसके आसपास के जो गांव है उनको कुछ खतरा पैदा हो गया और जिससे वहाँ के ग्रामीण बहुत घबराए हुए हैं। बिल्कुल सुष्मिता, और प्रशासन भी इसीलिए पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट मोड पर है। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं। चमोली के कर्णप्रयाग थराली मार्ग पर बगोली के पास चट्टानी मलबा गिरने से कार दब गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। कार के अंदर फंसे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल थी। कार में फंसे शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नैनीताल में बारिश के साथ अब भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले साल बजून के पास गाड़ी में पत्थर गिरने से हुई पर्यटकों की मौत के बाद अब फिर बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से गिर रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए खतरा बन गए हैं। वहीं नैनीताल कालाढूंगी रोड पर पर्यटक के साथ आम आदमी भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है।
आपदा के साथ पहाड़ों में भूस्खलन का दौर भी शुरू हो गया है और पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। देख सकते हैं कि नैनीताल कालाढूंगी मार्ग है, किस तरह से पत्थर गिरे हुए हैं। हालांकि जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और बड़े बड़े बोल्डर ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरे हुए हैं। लगातार इस तरह से जिस दिन से बरसात शुरू हुई है उससे हो रहे हैं। देख रहे हैं कि गाड़ियां भी कैसे यहाँ पर जा रही हैं। जो पत्थर हैं वो बड़े बड़े गिरे हुए हैं और बड़ा खतरा लोगों के लिए है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद जो पत्थर गिरने का सिलसिला है वो लगातार जारी हो रहा है। जो दिल्ली और तमाम महानगरों से आ रहे हैं उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एक बड़ा खतरा भी इन इलाकों में होने लगा है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बरसात के बाद एकदम से पहाड़ों में इस तरह से खतरे पैदा हुए हैं और जो प्रशासन है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखे। लगातार जो जेसीबी मशीन या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं, आपदा प्रबंधन की जो तैयारियां हैं उनको धरातल पर उतारें ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना कम करना पड़े। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। जोशीमठ में अलकनंदा नदी, धौली नदी के साथ साथ उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बारिश से बढ़ने लगा है। इसके साथ ही कल्प गंगा, लक्ष्मण गंगा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। वहीं 2013 की आपदा के बाद उर्गम नदी में ऐसे कई कच्चे पुल हैं जिनसे बरसात के दौरान ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है। कभी कभी पुल बह जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, घाटी के भेटा और अरोसी गांव को जोड़ने वाला कच्चा पुल भी खस्ता हाल है। हालांकि यहाँ नया पुल बन रहा है लेकिन उसके निर्माण में अभी भी समय लग सकता है। बागेश्वर में पहली बारिश परेशानी का सबब बन गई है। बागेश्वर कपकोट मार्ग पर हरसीला के पास मलबा आने से एक कार फंस गई है, जिसके बाद सड़क में दोनों तरफ आपको बता दें कि गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी विभाग ने मलबा हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार को मलबे से बाहर निकाला। 1 घंटा हो गया हमको और किसी को 2 घंटा भी हो गया। हमारे शामा के हैं, ये शामा से हल्द्वानी से आ रहे थे। यहाँ 2 घंटा हो चुका है और कम से कम 100 आदमी के आसपास है यहाँ और कोई सुनने वाला है नहीं इस रोड में। और ऊपर से अभी पत्थर भी आ रहे हैं। टिहरी जिले में इन दिनों NH94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर सफर खतरे का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते हाईवे पर कई जगहों पर पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत ही रोड चौड़ीकरण के चलते नरेंद्र नगर घाटी और नागड़ी में बने स्लाइडिंग जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जिसके चलते लगातार पहाड़ियों से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। बीआरओ द्वारा कई जगह पर ट्रीटमेंट का कार्य किया भी जा रहा है। जहां जहां पर भी ट्रैफिक रोकने के लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है तो पुलिस के सहयोग से हम वहां पर ट्रैफिक भी रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारे तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है बीआरओ को। राज्य में मानसून दस्तक दे चुका है और अब देहरादून नगर निगम राजधानी में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार कर रहा है, जिसके लिए निगम ने करीब 25 स्थानों पर जल संचय पिट का योजना शुरू की है और इस जल संचयन पिट पर निगम बरसात के बाद काम शुरू करेगा। आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून में कई ऐसे इलाके हैं जिनमें बारिश के पानी की निकासी न होने से इन इलाकों में बारिश के पानी से जलभराव की स्थिति पैदा होती है। में स्थल का चिन्हीकरण करके जल संचयन पिट का निर्माण किया जाता है या बोरवेल्स का निर्माण किया जाता है, जो इन एक्सेस वाटर को जो है धरती के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें 2 उद्देश्य पूर्ति होती है। मॉनसून शुरू होते ही प्रदेश की नदियां का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है। आए दिन लोग उफनती नदियों की चपेट में आने से अपनी जान भी गंवा देते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने करीब 115 बाढ़ नियंत्रण चौकियां खोली हैं। साथ ही SDRF की 37 पोस्ट और NDRF की 5 यूनिट को प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की मदद जल्द मिल पाए। DGP ने भी लोगों से अपील की है कि मानसून के दौरान नदियों के किनारों से दूर रहें, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। हमारी पुलिस अलर्ट है। हमारी SDRF की 37 पोस्टें प्रदेश भर में लगी हैं
और एनडीआरएफ की 5 पोस्टें लगी हैं। तो सब जगह हमने आपस में कोऑर्डिनेशन भी कर लिया है और पूरी यात्रा की उसकी मानसून की तैयारी कर ली है कि अगर कहीं पे नेचुरल विकास की सबसे बड़ी अगर कीमत को चुकाता है तो वो है पर्यावरण। कुछ ऐसा ही इन दिनों चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत में देखने को मिल रहा है, जहां सैलानी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन ग्लेशियरों के पास खतरा भी बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड कट गई है। रोड कटने के बाद पहली बार यहां सैलानियों का तांता भी नजर आया। सैलानियों की बढ़ती तादाद भले ही पर्यटन कारोबार को परवान चढ़ा रही हो, लेकिन इससे ग्लेशियर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पार्वती ताल, ओम पर्वत और आदि कैलाश में सैलानियों ने पर्यावरण की जमकर धज्जियां उड़ा दी। अनछुए दुर्लभ स्थानों पर जहां प्लास्टिक पहुंचा दिया, वहीं पार्वती ताल सैलानियों के कपड़े से पटी पड़ी है। इतना ही नहीं, इस अति संवेदनशील इलाके में हर तरफ पूजा की सामग्री बिखरी हुई है। जहाँ का ग्लेशियर आदि कैलाश है या ओम पर्वत है, इन जगह पर को मानवीय जो गतिविधियां बढ़ी हैं और खासकर हमारे धार्मिक पर्यटन के लिए साथ साथ जो पूजा पाठ की सामग्री वहाँ पर छोड़ी जा रही है, वो हमारे ग्लेशियरों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी ऊंचे इलाकों में बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर की। आदि कैलाश जहां 19,500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं ओम पर्वत 18,000 फीट की ऊंचाई पर। इस साल सिर्फ गर्मियों में ही 6,000 से ज्यादा सैलानी इन दोनों जगहों पर पहुंचे, लेकिन इन सैलानियों के लिए कोई भी नियम अब तक नहीं बने हैं। यही वजह है कि गंदगी से कोसों दूर ये ग्लेशियर अब गंदे होने लगे हैं। इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो इसमें जो हमारी एजेंसीज हैं या डीटीडीओ हैं या एसडीएम है, वो लगातार इसको देख रहे हैं और इन इलाकों में क्लीनिंग कैंपेन्स और उन चीज़ों को या नो प्लास्टिक टूरिज्म, उन चीज़ों को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ग्लेशियरों के करीब फैल रही गंदगी से नदियां अपने उद्गम पर ही गंदी हो रही हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्लेशियरों की स्थिति में भी भारी बदलाव आ सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इन इलाकों में आने वाले सैलानियों के लिए ठोस गाइडलाइंस बनाई जाए और उस पर सख्ती से अमल भी हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में भारी बारिश शुरू होते ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उनके आगे मौसम भी फेल होता नजर आ रहा है। मॉनसून आते ही बरसात का दौर 4 धामों में भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद भी गंगोत्री यमुनोत्री समेत चारों धाम की यात्रा का यात्री रुक कर रहे हैं और बरसात को मात देकर श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के दर्शन कर रहे हैं। हम अभी यमुनोत्री करके आ गए, अभी गंगोत्री जा रहे। आज मुकाम है उत्तरकाशी में, कल सवेरे गंगोत्री जाएंगे। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। अभी इधर का अच्छा वातावरण, सब अच्छा है। सब दोनों धामों में अब तक 7,73,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं बरसात के मौसम को देखकर यात्री काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई, बारिश का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफी सुहावना मौसम अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यात्रा, पैदल यात्रा बहुत ही अच्छी रही, मौसम भी बहुत अच्छा था और माता जी की सुंदर मूर्ति के दर्शन करके हमारी यात्रा बिल्कुल सफल हो गई। तमाम तकलीफों के बीच यात्रा कर रहे यात्री धामों में दर्शन करके खुश हैं, जो दिखाता है कि 4 धाम यात्रा कितना महत्व यात्रियों के जीवन में रखता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए मोबाइल फोन और पावर बैंक की खरीद में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। बाजार से महंगी दरों पर ब्लैक में खरीदे गए फोन अपनी घटिया क्वालिटी के कारण अब कबाड़ साबित हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए साल 2018 और 2019 में 22,000 मोबाइल फोन और 22,000 पावर बैंक खरीदे गए, जिसकी कुल कीमत थी 13 करोड़ रुपए। आईटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक्टिविस्ट रघुनाथ नेगी ने आरोप लगाया है कि इस खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है।
विभाग ने बल्क में खरीद के बावजूद एक फोन 8,046 रुपए में खरीदा, जबकि इसी फोन की ऑनलाइन कीमत 5,500 से कम है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब से फोन आंगनबाड़ी वर्कर्स के काम भी नहीं आए। तो इनकी कीमत 9,600 रुपये के करीब इन्होंने दिखाई, लावा वाले हैं, और जबकि बाजार में इनकी कीमत बामुश्किल 6,000 सवा 6,000 के करीब बैठती है। बहुत बड़ा इनके द्वारा घोटाला किया गया। दूसरा, जो आंगनवाड़ी के लिए स्मार्टफोन चाहिए होता है वो कम से कम 6 GB रैम का चाहिए था और 64 GB उसमें इंटरनल मेमोरी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मात्र 2 GB का खरीदा और 16 उसमें GB इंटरनल मेमोरी है। और इनका जो सॉफ्टवेयर है आंगनवाड़ी का वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। फोन देने का मकसद था कि आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा टीकाकरण, टेक होम राशन का वितरण जैसे गतिविधियों को ऑनलाइन अपडेट करना। इसके लिए मोबाइल में एक विशेष सॉफ्टवेयर पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल किया गया, लेकिन अधिकांश मोबाइल में ये ऐप खुला ही नहीं और अगर खुला तो डाटा फीड नहीं हो पाया, जिसके कारण मोबाइल सिर्फ 2 GB रैम के थे। इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी भी मात्र 16 GB थी, जबकि इसके लिए कम से कम 6 GB रैम का मोबाइल होना चाहिए था। जो काम हम लोग पंजिकाओं में करते थे वो काम अब हमें ऑनलाइन करने होते हैं, लेकिन अब जो फ़ोन हमें दिए हैं वो लगभग 6 महीने के बाद उनमें इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि उनमें डाटा फीड नहीं हो रहा था और आज डेट तक तो सारे फ़ोन मतलब ख़राब हो चुके हैं और हम अधिकांश फ़ोन जो है विभाग में जमा कर दिए गए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा। 13 करोड़ के ये फोन अब कबाड़ हो चुके हैं। सैकड़ों वर्कर्स ने इनको विभाग को वापस लौटा दिया है। आरोपों के घेरे में आई इस पूरी खरीद पर विभागीय मंत्री का जवाब नहीं मिल पाया। फोन कंपनी से भी ईमेल भेजकर उनका पक्ष मांगा गया है, जो अभी तक नहीं मिला। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उद्यान विभाग ने पिछले 1 साल में 4 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित कराने में 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 1 साल में 4 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव तो करा सकते हैं, लेकिन एक महोत्सव का अधिकतम खर्च जो है वो 7,50,000 रुपए से अधिक का नहीं कर सकते हैं। लेकिन विभाग ने अकेले सेब महोत्सव कराने के नाम पर ही 77 लाख रुपए खर्च किए हैं। RTI एक्टिविस्ट दीपक करगेती ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। करगेती ने उद्यान निदेशक पर आरोप लगाया है कि हिमाचल से कीवी की 77,000 पौधे कई गुना महंगी दरों पर खरीदी गई हैं। हालांकि न्यूज़ 18 को भेजे गए लिखित जवाब में उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह ने आरोपों को निराधार बताया है। अंतर्राष्ट्रीय जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसके लिए सबसे पहले शासन से अनुमति मांगी जाती है। इनके द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शासन से अनुमति नहीं मांगी गई, जबकि मिशन बागवानी की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि यदि आप 4 दिन तक कोई सेमिनार कराते हैं तब आप केवल और केवल 7.5 लाख रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने 3-3 दिन के प्रत्येक सेमिनार कराए हैं और इन्होंने 50-50 लाख 65 लाख रुपये मिशन बागवानी की धनराशि को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में लगा दिया। इनको ये अधिकार किसने दिए? पिछले कुछ समय में देहरादून समेत उत्तराखंड के अलग अलग कॉलेजों में कश्मीर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब इन स्टूडेंट्स ने आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े हुए हैं। इसको लेकर अब राज्य की खुफिया एजेंसी अब नए प्लान पे काम कर रही है। इसी हफ्ते कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तौयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और इन आतंकवादियों में एक इदरिस अहमद दार भी शामिल था, जिसने कुछ समय पहले ही देहरादून के निजी कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब देहरादून से पास आउट हुए छात्र किसी आतंकी घटना में पाए गए हों। इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। साल 2001 में देहरादून में पकड़े गए थे ISI के 2 एजेंट जो थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पढ़ रहे थे। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर साहिब मोहम्मद लोन ने भी देहरादून के एक कॉलेज से साल 2016 से 18 तक पढ़ाई की थी। लश्कर में शामिल दानिश फारूक भट्ट ने भी देहरादून के एक निजी कॉलेज से पढ़ाई की। साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर देहरादून में कुछ कश्मीर के छात्रों ने पाकिस्तान के जयकारे लगाए थे।
केशर रशीद और शहल रशीद ने पुलवामा अटैक के बाद राष्ट्र विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले थे। राबिया अख्तर ने पुलवामा अटैक के दौरान विवादित ट्वीट किया। वहीं इन घटनाओं को देखते हुए अब प्रदेश में आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए अपने साथ पुलिस वेरिफिकेशन लेकर आना अनिवार्य होगा। हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टेट्स हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कई स्टेट तो वेरिफिकेशन की जब हम भेजते हैं तो जवाब आता है, किंतु बहुत से स्टेट्स रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जैसे विशेषकर बिहार, बंगाल, JNK। तो प्रयास हम लोग करते रहते हैं। देहरादून ही नहीं, अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर श्रीनगर का HNB कॉलेज के साथ साथ बादशाही थौल कैंपस भी है, क्योंकि इन कॉलेजों में भी कश्मीरी छात्रों का बड़ा तबका पढ़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की मटेला में नव स्थापित मूर्ति तोड़े जाने के बाद बवाल शुरू हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक गोलू देवता और देवी की मूर्ति के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सूचना मिली कि मंदिर में मूर्ति के हाथ खंडित हैं, किसी ने तोड़ दिया है, तो मौके पे आए, मौका मुआयना किया गया। तो उसके बारे में पता किया जा रहा है किसी शराबी आदमी या कोई विक्षिप्त या इस टाइप का आदमी है जिसके द्वारा ऐसा किया गया है। 1 तारीख की रात को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बड़ा अभद्रता से हमारे मंदिर की 2 नवनिर्मित मूर्तियां तोड़ दी गई, जिसमें से एक माता का मूर्ति है और एक गोलू देवता जी का मंदिर है। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जोन, कॉर्बेट फॉल और बराती रॉ झरना भी बंद हो गए हैं। कॉर्बेट फॉल होने की दशा में सीतावनी जोन ही एक ऐसा जोन है जहां कितनी भी जिप्सी जा सकती है, जो पर्यटन सीजन में हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है। और इस बार सीतावनी जोन से सरकार को 1 करोड़ 14 लाख का राजस्व मिला है। वहीं कॉर्बेट फॉल और बराती रॉ झरने से अभी 50 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। और अब ये तीनों पर्यटन स्थल 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से हम दोबारा इन जोन्स को खोलेंगे। इसमें सीतावनी और कॉर्बेट फॉल है। और बरसात की वजह से 30 जून के बाद ये दोनों ही हमारे जो पर्यटन जोन है इसको बंद कर दिया गया है। और इस वर्ष जो है हमें सीतावनी जोन से 1 करोड़ 48 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगी कुछ ही पलों के लिए।